प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है मैक्स वेबर के नौकरशाही की विशेषताएं। हमने पूर्व के व्याख्यान में नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में शुरुआती विशेषताओं का कुछ चर्चा की थी। इसके बाद निरंतरता बनाए रखते हुए अब हम इस नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नंबर 3 जो विशेषता थी वह है अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। नौकरशाही पद्धति में विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद व हस्तांतरित नहीं कर सकते। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधा अवश्य प्रदान की जाती है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह उत्तमता के साथ कर सके, परंतु ये सुविधाएं संपत्ति अधिकारों के रूप में नहीं होती है। नंबर 4, नौकरशाही में कार्यालयों की गतिविधियां निरंतर चलती है। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कर्मचारियों की इस गतिशीलता के रहते हुए कार्यालय का कार्य निरंतर चलता रहता है। नंबर 5, स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों में कार्य, अधिकार एवं सत्ता का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी के कर्तव्य के पूर्ण निर्धारित और परिभाषित होते हैं। इसमें श्रम विभाजन होता है जिससे कार्यों को कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जाता है। नंबर 6, भर्ती पद्धति। नौकरशाही में अधिकारी एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी से। नियुक्ति की प्रवृत्ति संविदात्मक होती है। नंबर 7, संस्तरण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता एवं निम्नता का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख करते हैं, उन्हें आदेश देते हैं। निम्न कर्मचारियों को भी अपने से उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही में सभी पद परस्पर जुड़े एवं संगठित रहते हैं। इसके बाद लिखित दस्तावेज। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेज द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलिंग की व्यवस्था होती है। विभिन्न विषयों से संबंधित फाइल भी अलग अलग होती हैं। प्रशिक्षण। चूँकि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। नेक्स्ट है पदों के एकाधिकार का अभाव। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारण, कार्य एवं नियमों की अवहेलना करने पर पदोन्नति भी की जा सकती है। नंबर 11, नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है कि उपयुक्त जितनी भी विशेषताओं के कारण नौकरशाही में पदाधिकारियों की स्थिति में कुछ विशेषताएं और देखी जा सकती हैं। नंबर 1 कि दफ्तर का कार्य अधिकारी लोग एक पेशे के रूप में करते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने और उन्हें अपने कार्य के प्रति ईमानदारी दिखानी पड़ती है। इसमें दूसरा है नौकरशाही में कर्मचारियों को साधारण लोगों की अपेक्षा उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसमें निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति उच्च पदाधिकारी करते हैं। इसमें पद सामान्यतः स्थायी होते हैं। वेतन का भुगतान नियमित रूप से प्रति माह किया जाता है तथा इसमें पदोन्नति की व्यवस्था पाई जाती है। सामान्यतः जिस कार्य संपादन में असुरक्षा अधिक होती है उसे अधिक वेतन मिलता है। तीसरी है वह व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होता है तथा अपने पद पर समझौते के आधार पर नियुक्त होता है। इसके बाद है वह अवैयक्तिक नियमों के अनुसार सत्ता का प्रयोग करता है और शासकीय दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वाह के द्वारा अपनी वफादारी व्यक्त करता है। इसके बाद है उसकी नियुक्ति तथा पद पर आसीनता उसकी तकनीकी योग्यता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है उसका प्रशासकीय कार्य पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। इसके बाद है उसके कामों को नियमित वेतन वृद्धि तथा पदोन्नति के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। अधिकारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत से निधि आदि की व्यवस्था होती है। वृद्ध अवस्था में पेंशन और आदि देना कार्यालय का दायित्व बनता है। नौकरशाही में कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर भी दिए जाते हैं।
व्यक्ति जिस पद पर नियुक्त होता है उसी पद से सेवानिवृत्त नहीं होता है, उसके पदोन्नति अवश्य होनी चाहिए। नौकरशाही में वरिष्ठ अधिकारियों का यह दायित्व होता है कि वह अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों में तालमेल बैठाएं एवं कार्य न करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। इसके बाद नौकरशाही में कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होती है। उन्हें यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय सेवाओं के अतिरिक्त किसी गौण व्यवसाय को नहीं अपनाएं। नेक्स्ट है तकनीकी श्रेष्ठता। वेबर के अनुसार इस नौकरशाही प्रकार का संगठन प्रशासन के अन्य सभी प्रकारों से तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मशीन द्वारा उत्पादन अयांत्रिक तरीकों द्वारा उत्पादन से श्रेष्ठ होता है। स्पष्ट गति, लिखित प्रलेखों का ज्ञान, निरंतरता, विवेक, कार्य संचालन की सार्वभौमिकता, अधीनस्थता की व्यवस्था आदि में नौकरशाही प्रशासन के अन्य सभी प्रकारों के पीछे छोड़ देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन के अन्य तरीकों की तुलना में नौकरशाही तंत्र अधिक सफल है। इसके बाद सुविचारिता एवं कार्यकुशलता। वेबर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जब एक व्यक्ति के मामले में ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है तब नौकरशाही बाधा उत्पन्न करती है। नौकरशाही में मुख्य बात सुविचारिता है। वह कानून द्वारा शासन का तार्किक परिणाम है। नियम द्वारा निर्देशित प्रशासन में यदि नियमों की जानकारी है तो निर्णय भविष्यवाणी की जाने योग्य होनी चाहिए। आधुनिक समय में प्रशासन को पक्षपात रहित होकर तार्किक ढंग से चलाने के लिए व्यावसायिक विशेषताओं की आवश्यकता पड़ती है। वेबर ने बताया कि नौकरशाही संगठन प्रशासन की अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बजाय अधिक कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं और वे उस सीमा तक कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं कि वे प्रशासकीय कार्यों के उत्पादन में अवैयक्तिकता पर जोर देते हैं। नौकरशाही के अंतर्गत नियम अधिकारियों के कार्य क्षेत्र के बाहरी सीमाओं को व्यक्त करते हैं। वे प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक रूप से अधिकारी के कार्य का निर्धारण करते हैं। इसके बाद अवैयक्तिकता। आधुनिक नौकरशाही में अधिकारी निर्णय लेते हैं तथा वैयक्तिक बातों को ध्यान में नहीं रखकर अवैयक्तिक लक्ष्यों को ध्यान देते हैं। अधिकारी अपने शक्ति को बनाए रखने एवं बढ़ाने के सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। नौकरशाही प्रशासन प्राविधिक दृष्टि से मुख्यतः इसलिए श्रेष्ठ है कि इनमें अवैयक्तिक नियमों द्वारा विशेष निर्भर पाई जाती है। इससे काम में विश्वसनीयता और सुविचारिता बढ़ती है। इसके बाद प्रशासन के साधनों का केंद्रीकरण। जिस प्रकार की शब्दावली मार्क्समैन ने काम में ली उसी प्रकार की शब्दावली वेबर ने काम में लेते हुए जोर दिया कि केंद्रीकरण की यह प्रक्रिया न केवल अर्थव्यवस्था में बल्कि सरकार, सेना, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय तथा बड़े पैमाने के संगठनों में भी क्रियाशील है। जैसा ही इन संगठनों का आकार बढ़ता है उन्हें संचालित करने के लिए आवश्यक साधनों को स्वतंत्र व्यक्तियों एवं समूहों के हाथों में छीन लिया जाता है। उन्हें एक सत्ताधारी अल्पसंख्यक के हाथ में दे दिया जाता है। इसका कारण यह है कि ऐसे स्रोत या साधन व्यक्तियों की वित्तीय क्षमता के परे होते हैं। एक समय था जब उत्पादन, प्रशासन तथा विद्वता सब वैयक्तिक स्तर के अभिन्न अंग थे, परंतु जैसे ही केंद्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी वे अलग हो गए। परिणाम स्वरूप आधुनिक नौकरशाही प्रशासन में व्यापार पारिवारिक क्षेत्र या घर से अलग हो गए, सार्वजनिक पद उसको धारण करने वाले से अलग हो गए तथा अनुसंधान सुविधाएं विशिष्ट विद्वान से अलग हो गई। इसके बाद दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन। नौकरशाही में प्रशासन का काम विशिष्ट व्यक्तियों, प्रशासन में दक्ष व्यक्तियों को पूर्णकालिक आधार पर सौंप दिया जाता है, चाहे वह उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कैसी ही क्यों ना हो। इसमें प्रत्येक वैयक्तिक मामले में अलग अलग निर्णय लेते हैं आवश्यक नहीं होते हैं, जो कि नौकरशाही किस्म के प्रशासन की विशेषता है। इसके बाद नौकरशाही सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से अविनाशी है। अधिकारी अपने साथियों के साथ संबंधों की व्यवस्था में बंधा रहता हुए इस प्रकार कार्य करता है कि संपूर्ण नौकरशाही तंत्र की क्रियाशीलता निरंतर बनी रहे। नौकरशाही द्वारा शासित जनसंख्या के पास प्रशासनिक व्यवस्था के ठीक से संचालन के लिए नौकरशाही के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं पाया जाता। आज के युग में सार्वजनिक मामले विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्य, प्रकारात्मक विशेषीकरण तथा प्रशासनिक कार्यों के समन्वय पर निर्भर करते हैं। आज
राज्य उससे सौंपे गए विविध प्रकार के कार्यों का संपादन नौकरशाही के माध्यम से ही कर सकता है। वेबर ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन का नौकरशाही स्वरूप स्थायी एवं अपरिहार्य है। इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नौकरशाही अपने आप में एक सामाजिक कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने का एक सिस्टम है, एक नियम है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।